ये आप देखें कि ये जो है ना, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। जब OH रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड वाले कार्बन से या फिर कीटोन वाले कार्बन से, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब केमिकल स्ट्रक्चर जो होती है मोनोसेक्राइड्स की, वो दो तरह की हो सकती है। जब कोई मोनोसेक्राइड ड्राई फॉर्म में होता है, जब वो खुश्क होता है, सूखा हुआ होता है, उस वक्त उसकी स्ट्रक्चर होती है ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर क्या होती है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। लेकिन उसको जब हम पानी के साथ मिक्स करेंगे, पानी में डिज़ोल्व करेंगे, तो एक्वस मीडियम के अंदर उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है साइक्लिक। वो ओपन चेन में से कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें ये समझना है ओपन स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे ओपन स्ट्रक्चर में से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, हाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि ओपन स्ट्रक्चर हम किस चीज़ को बोल रहे हैं। ओके बेटा, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि नेचर के अंदर हमें जो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं उनमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हो सकते हैं? 3 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। नेचर का मुराद ये है कि आप कोई किसी भी किस्म की लिविंग थिंग ले लें, कोई भी जानदार चीज़ हो, कोई एनिमल हो, प्लांट हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी जानदार चीज़ हो, उसकी बॉडी में से आप कोई भी मोनोसेक्राइड निकाल ले आएँ और उसमें आप देखेंगे कितने कार्बन हैं। तो आप देखेंगे आपको उसके अंदर या तो 3 कार्बन मिलेंगे या 4, 5, 6 या फिर 7। तो तभी हम कहते हैं कि नेचर के अंदर जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनमें कितने कार्बन हो सकते हैं? आप कहेंगे 3 से लेकर 7 कार्बन एटम हो सकते हैं किसी भी मोनोसेक्राइड के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें, ये एक मोनोसेक्राइड है और इसमें आप देख सकते हैं टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ओके, और इनकी जो नंबरिंग होती है ये फिक्स है, ये आपने ऐसे ही करनी होती है। आप याद रख लें, जब भी आप किसी भी मोनोसेक्राइड में कार्बन एटम्स की नंबरिंग करेंगे तो आपको ऊपर से लेकर स्टार्ट करनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन होगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है और इसमें आप देखें कि ये तीनों के तीनों कार्बन आपस में जुड़कर एक ओपन चेन बना रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई इस मोनोसेक्राइड की, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये एक दूसरा मोनोसेक्राइड है, इसके अंदर 5 कार्बन एटम है। सबसे ऊपर वाला ये पहला होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। और पांचों कार्बन एटम्स जो हैं ये आपस में मिलकर अगेन एक ओपन चेन बना रहे हैं। तो ये इस 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड की ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गई। इसी तरह से ये भी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है किसी मोनोसेक्राइड की, ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। और जब भी कोई भी मोनोसेक्राइड ड्राई फॉर्म में होगा, सूखा हुआ होगा, तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर में होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर। जितने भी उसमें कार्बन होंगे 3 से लेकर 7 तक, जितने भी कार्बन होंगे वो इस तरह से आपस में मिलकर एक कार्बन चेन बना रहे होंगे। लेकिन अब क्या होगा कि जब भी आप किसी भी मोनोसेक्राइड को पानी के अंदर डालेंगे, पानी में डिज़ोल्व करेंगे, तो एक्वस मीडियम के अंदर ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाती है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। और साइकिल को हम रिंग भी बोल सकते हैं, तो उसको हम रिंग स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। और ये कैसे होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में से साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है, वो इस तरह से बनती है। ध्यान से सुनिएगा। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी मोनोसेक्राइड होगा तो उसके अंदर हमें काफ़ी सारे OH ग्रुप्स मिलते हैं, जिस तरह आप यहाँ इन मोनोसेक्राइड्स के अंदर देख सकते हैं। कोई भी मोनोसेक्राइड आप देख लें, उसमें काफ़ी सारे OH ग्रुप्स मौजूद हैं। OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं।
तो कोई भी मोनोसेक्राइड होगा तो उसमें काफ़ी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। यह बात डन हो गई। उसके बाद क्या होगा कि OH ग्रुप्स के साथ या तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको हम CHO अल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, या OH के साथ ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है CO, इसको हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर OH के साथ अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर भी OH के साथ अल्डिहाइड ग्रुप है। तो कोई भी मोनोसेक्राइड अगर आप लेंगे और उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारे OH मिलेंगे। कोई भी मोनोसेक्राइड होगा सभी में OH मौजूद होंगे। OH के साथ या तो ये प्रेजेंट होगा CHO अल्डिहाइड ग्रुप, या फिर ये प्रेजेंट होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, बाकी OH सभी में मौजूद होते हैं। तो होता क्या है कि जब मोनोसेक्राइड जो होता है, जब उसको हम पानी में डालते हैं तो उसमें जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, जैसे कि हम ये वाला मोनोसेक्राइड अगर पकड़ लें तो इसमें ये वाला कार्बन लास्ट होगा, ऊपर से नीचे काउंट करेंगे तो ये वाला लास्ट होगा, और ये वाला कार्बन जो है ये सेकंड लास्ट होगा। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है वो रिएक्ट करता है उसी मॉलिक्यूल के कीटोन ग्रुप से या फिर अल्डिहाइड ग्रुप से। अब आप देखें जैसे कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद है, अल्डिहाइड तो नहीं है, कीटोन ग्रुप मौजूद है। तो सेकंड लास्ट पे जो OH है वो रिएक्ट करेगा उसी मॉलिक्यूल के कीटोन ग्रुप से। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी तो सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH है वो रिएक्ट करेगा उसी मॉलिक्यूल के अल्डिहाइड से। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH है वो रिएक्ट करेगा उसी मॉलिक्यूल के अल्डिहाइड ग्रुप से। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये जो है ना, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। जब OH रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड वाले कार्बन से या फिर कीटोन वाले कार्बन से, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो आप कहेंगे सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH होता है वो उसी मॉलिक्यूल के अल्डिहाइड से या फिर उसी मॉलिक्यूल के कीटोन से रिएक्ट करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है। साइकिल जो है वो 3 मेंबर्स की भी हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लें, 3 एटम्स अगर आपस में मिलकर साइकिल बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, तो वो कुछ इस तरह ट्राइंगल की तरह दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर कोई एक एटम होगा, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा। ये 3 मेंबर्ड रिंग हो गई, 3 मेंबर्ड साइकिल हो गई। 4 मेंबर्ड रिंग होगी तो वो कुछ इस तरह से होगी, स्क्वायर की तरह। हर एक कोने पे कोई ना कोई एक एटम मौजूद होगा और वो आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाकर ये साइकिल बना रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि मोनोसेक्राइड की जो रिंग स्ट्रक्चर होती है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, यानी कि कितने मेंबर की रिंग बनती है, 3 मेंबर्ड की, 4 मेंबर्ड की, 5 की या फिर 6 मेंबर्ड की। तो इसका आप आंसर क्या देंगे कि अगर किसी मोनोसेक्राइड की 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो वो स्ट्रक्चर जो होगी वो स्टेबल होगी, या फिर 6 मेंबर्ड रिंग हो। अगर कोई भी मोनोसेक्राइड है वो 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है या फिर 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होती है। अदरवाइज अगर 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है या फिर 3 मेंबर्ड बन रही है तो वो स्टेबल नहीं होती। तो लिहाजा हम बोलेंगे कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर 2 तरह की होती है, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनती है और एक जो है 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। हम इन दोनों की सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि यही 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टेबल होती हैं। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती हैं मोनोसेक्राइड्स की, वो 2 तरह की हो सकती हैं, 5 मेंबर्ड रिंग। और 5 मेंबर्ड रिंग इस तरह दिखेगी। ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, हर एक डॉट की जगह पे कोई ना कोई एक एटम मौजूद होगा और ये टोटल 5 एटम्स हैं। 5 एटम्स आपस में मिलकर एक 5 मेंबर्ड रिंग बना रही हैं और ये यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है। तो मोनोसेक्राइड्स की ये वाली जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों स्टेबल होती हैं, और 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है इसको हम फ्यूरेनोज भी बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। अगर मैं आपको कहूँ कि राइबोज जो है, राइबोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्यूरेनोज होती है, तो इससे आपने समझ लेना है फ्यूरेनोज मतलब कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है।
और 6 मेंबर रिंग को हम पायरेनोज बोलते हैं। पायरेनोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज इस तरह की रिंग बनाते हैं 6 मेंबर। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और फ्रक्टोज ये तीनों जो हैं ये 5 मेंबर यानी कि फ्यूरेनोज रिंग बनाते हैं। ये मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लें कि ये जो 5 मेंबर रिंग होगी इसमें 4 मेंबर्स जो होंगे वो कार्बन के एटम्स होंगे, 4 कार्बन के एटम होते हैं और यहाँ पर ये ऊपर एक ऑक्सीजन का एटम होता है। इन तीनों की जो रिंग है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और फ्रक्टोज वो इस तरह की होती है। ऊपर एक ऑक्सीजन का एटम होता है और बाकी 4 कार्बन के एटम होते हैं। ये 5 एटम्स आपस में मिलकर इस तरह की रिंग बनाते हैं फ्यूरेनोज 5 मेंबर्ड रिंग। अब तीनों की रिंग इस तरह की होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि ये जो कार्बन एटम्स हैं ऑक्सीजन को छोड़ के ये जो कार्बन एटम्स हैं हर कार्बन के ऊपर भी कोई ना कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स लगा हुआ होता है और इसके नीचे भी, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर और नीचे भी एटम्स लगे हुए होंगे, इसके ऊपर और नीचे भी, इसके ऊपर और नीचे भी। तो कार्बन के ऊपर और नीचे जो एटम्स लगे हुए होंगे वो डिफरेंट होंगे, राइबोज में डिफरेंट होंगे, डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंट होंगे, फ्रक्टोज में डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंस इस चीज़ का होगा कि इन कार्बन के ऊपर और नीचे कौन से एटम्स लगे हुए हैं। बाकी जो रिंग है वो इन तीनों की इस तरह की होती है। तो ये आपने याद रखना है, इन तीनों की रिंग 5 मेंबर्ड होती है फ्यूरेनोज। 4 कार्बन के एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन का। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज की जो रिंग होती है वो इस तरह की होती है 6 मेंबर्ड। और इसमें आपने याद रखना है इसमें भी एक मेंबर ऑक्सीजन होती है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन मौजूद होती है और बाकी जो 4 मेंबर्स हैं वो 4 मेंबर्स होते हैं कार्बन के एटम्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर में? अगेन डिफरेंस ये होगा कि ये जो कार्बन के एटम्स हैं ऑक्सीजन को छोड़ के इन कार्बन के एटम्स के हर एक कार्बन के ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है, एटम्स जुड़े हुए होते हैं। तो ऊपर और नीचे हर कार्बन के ऊपर और नीचे कौन कौन से एटम्स लगे हुए हैं ये इन दोनों में डिफरेंट होंगे, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। बाकी जो रिंग है वो इनमें यही होगी, सेम होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और रिंग से मुतालिक एक और अहम चीज़, कुछ चीज़ें आपके जहन में याद होनी चाहिए जो आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएंगी। अब मैं वो आपको बता देता हूँ। ओके बेटा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्यूरेनोज रिंग्स जो हैं वो ये 3 बनाते हैं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और फ्रक्टोज। और इन तीनों की रिंग में डिफरेंस क्या होगा कि कार्बन के ऊपर और नीचे कौन कौन से एटम्स लगे हुए होते हैं, इनका डिफरेंस होता है। लेकिन एक और चीज़ का भी डिफरेंस होता है जो आपने याद रखना है, आपको MCQs में बहुत ही काम आएगा। कौन सा डिफरेंस होता है? वो ये कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज ये दोनों मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं इन दोनों में 5-5 कार्बन होते हैं। राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5, डीऑक्सीराइबोज का C5H10O4, ऑक्सीजन का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देखें इन दोनों की जो रिंग होती है वो इस तरह होती है 5 मेंबर, जैसा कि हमने पढ़ा। ऊपर एक ऑक्सीजन, बाकी 4 कार्बन के एटम्स होंगे और इनकी नंबरिंग जो है वो फिक्स है, आपने याद रखनी है। ये वाला जो है ये पहला कार्बन होता है, इसको फर्स्ट कहते हैं हमेशा, आप ऐसे ही करेंगे। ये दूसरा, ये वाला तीसरा, ये चौथा कार्बन होगा और ये 5वां। तो इन दोनों में 5-5 कार्बन है और उन 5 कार्बन्स की अरेंजमेंट आपने याद रखनी है। आपने ये याद रखना है, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उनमें वो कौन सा कार्बन है जो रिंग के बाहर होता है? तो आप कहेंगे 5th कार्बन। 5th कार्बन जो है वो रिंग के बाहर चला जाता है। बाकी जो 4 कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों कार्बन रिंग बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ओके, अब यहाँ पर देखें फ्रक्टोज जो है उसमें रिंग तो सेम बन रही है, ऊपर एक ऑक्सीजन है और नीचे 4 कार्बन के एटम से सेम टाइप की रिंग बना रहे हैं जैसे कि यहाँ पर रिंग बनी हुई है।
लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस और भी है, वो ये कि फ्रक्टोज जो है वो 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो कार्बन की नंबरिंग होती है वो ये वाला जो कार्बन होता है ये पहला होता है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा हो गया और ये फिर छठा कार्बन। तो फ्रक्टोज के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कार्बन है जो रिंग के बाहर होता है, तो आप कहेंगे पहला भी और छठा भी। 6th कार्बन और फर्स्ट कार्बन ये दोनों रिंग के बाहर होते हैं, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये रिंग में शामिल होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये डन हो गया। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज और फ्रक्टोज तीनों की रिंग सेम है, 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोज। डिफरेंस क्या होगा, एक तो कार्बन का डिफरेंस है और दूसरा इन कार्बन के ऊपर और नीचे कौन कौन से एटम्स लगे हुए होते हैं वो डिफरेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पायरेनोज रिंग्स की। जैसा कि हमने डिस्कस किया ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों पायरेनोज रिंग्स बनाते हैं, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग। और इन दोनों की जो रिंग होती है वो दिखने में इस तरह होती है। ये 5 कार्बन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, ये रिंग बनाते हैं। और चूंकि आपको पता है ये दोनों 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड हैं और दोनों का फार्मूला सेम होता है C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर जो है, जो एटम्स की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट होती है, फार्मूला सेम है, ठीक है। तो इसमें आप देखें दोनों में 6 कार्बन है और 6 कार्बन की अरेंजमेंट को आपने याद रखना है, नंबरिंग को याद रखना है। ये हमें डाइसेक्राइड को समझने में हेल्प करेगी। ये वाला जो होता है ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये वाला जो कार्बन है ये छठा कार्बन हो गया। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज की पायरेनोज यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग होती है। और वो कौन सा कार्बन है दोनों की रिंग में जो रिंग से बाहर होता है, तो आप कहेंगे छठा कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होता है। बाकी 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन ये मिलकर आपस में रिंग बनाते हैं। अब दोनों की रिंग तो इस तरह की होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कार्बन भी सेम है तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस दोनों की रिंग में ये होता है कि हर कार्बन के ऊपर और नीचे, ये जो रिंग में कार्बन है हर कार्बन के ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए होते हैं। तो वो जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऊपर और नीचे लगे हुए हैं इन सभी कार्बन पे वो दोनों में डिफरेंट होंगे। ग्लूकोज में डिफरेंट हो सकते हैं, गैलेक्टोज में डिफरेंट हो सकते हैं, खास करके ये जो फोर्थ चौथा वाला कार्बन है ये डिफरेंट होता है दोनों में। ऊपर क्या लगा हुआ है, नीचे क्या लगा हुआ है इस फोर्थ कार्बन के, वो इन दोनों में डिफरेंट होता है और लिहाजा इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है। तो ये हमें डिस्कस करना था साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। और ये जो नंबरिंग मैंने आपको बताई है ये आपने याद रखनी है। ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डाइसेक्राइड्स के ऊपर पढ़ेंगे उनमें हम बॉन्डिंग को समझेंगे कि जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, से सपोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं, तो वो कौन से 2 कार्बन हैं दोनों की रिंग स्ट्रक्चर में जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको याद होंगे तो आपको वो बॉन्डिंग समझने में हेल्प होगी। तो लिहाजा ये आपने याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।